तुमको सुनाई देती है बनावटी चीखें, खामोशियों का चीखना तो अभी बाकी है। फर्श पर अगर हक तुम्हारा है तो मेरा अर्श अभी बाकी है। भले लकीरें खींच दो तुम जमीन पर, मगर मेरी जन्नत अभी बाकी है। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, आपके अपने कश्मीरी पंडितों की कहानी अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम खेर और मैं एक कश्मीरी पंडित हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे देश को अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा दी थी, लेकिन इसी देश में कश्मीरी पंडितों का एक तबका ऐसा भी है जो 90 के दशक के आतंकवाद और हिंसा का शिकार हुआ और आज तक अपने वजूद की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। और आज मैं यानी एक कश्मीरी पंडित पूरे देश को उस तकलीफ के बारे में बताऊंगा जिसने अपने घर में हमें पराया कर दिया। कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। यानी अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। लेकिन आज आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे कश्मीर के अपने कश्मीरी पंडित उसी स्वर्ग में तिनके की तरह इधर उधर बिखर कर रह गए। ये तकलीफ जितनी कश्मीरी पंडितों की है उतनी ही आपकी और उन तमाम बुद्धिजीवियों की है जो सहनशीलता पर प्रवचन तो देते हैं लेकिन सच का सामना नहीं कर पाते। आज मैं आपके सामने इसलिए भी आया हूं क्योंकि आज से ठीक 26 साल पहले 19 जनवरी 1990 की वो रात कोई कश्मीरी पंडित नहीं भूल सकता। उस रात घाटी में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, कश्मीरी पंडितों, कश्मीर से भाग जाओ। देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके बारे में सोचकर कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहने वालों की जुबान कांपने लगती है। विस्थापन, निर्वासन, पलायन और निष्कासन जैसे शब्दों की चोट क्या होती है, ये वही समझ सकता है जिसने खुद इन शब्दों के घाव सहे हों। क्या आपको 19 जनवरी 1990 की काली तारीख याद है? 19 जनवरी 1990 को कट्टरपंथियों ने तुगलकी फरमान सुनाया कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों से जुड़े 150 शैक्षणिक संस्थानों को आग लगा दी गई। 103 मंदिरों, धर्मशालाओं और आश्रमों को तोड़ दिया गया। कश्मीरी पंडितों की दुकानों और फैक्ट्रियों में लूट की 14,430 घटनाएं हुई। 20,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की खेती योग्य जमीन छीनकर उन्हें भगा दिया गया। कश्मीरी पंडितों के घर जलाने की 20,000 से ज्यादा घटनाएं हुई। कश्मीर में रहने वाले 95% कश्मीरी पंडितों के घरों को फूंक दिया गया और 1100 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को बेहद निर्मम तरीके से मार डाला गया। कश्मीर से 95% कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। सैकड़ों परिवार के घाव आज तक नहीं भरे हैं। वर्ष 2003 की इस तस्वीर में सफेद चादर में लिपटी 24 कश्मीरी पंडितों की लाशें हैं, जिनकी कहानी सुनकर आज आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के नांदी मर्ग गांव में रहने वाले इन 24 कश्मीरी पंडितों को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तौयबा के आतंकवादियों ने एक लाइन में बिठाकर गोली मार दी थी। इनमें 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल थे। 23 मार्च 2003 की रात को सभी आतंकवादी सेना की वर्दी में नांदी मर्ग गांव पहुंचे और तलाशी लेने के नाम पर लोगों को बाहर निकालने लगे। इसके बाद आतंकवादियों ने 24 कश्मीरी पंडितों को एक कतार में बिठाकर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उस वक्त इस घटना की काफी निंदा की गई, लेकिन अफसोस इस बात का है, नांदी मर्ग कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ में
ना तो किसी ने आवाज उठाई है और ना ही किसी ने अवार्ड वापस किया है। इस जगह एक नरसंहार हुआ था जिसमें 24 लोगों को मारा गया था। ये वही जगह है जहां पर एक साथ लाइन में इन लोगों को बैठाया गया और उसके बाद गोलियों से भून दिया गया, बिल्कुल ठीक इसी जगह। हम पहली बार ऐसे होंगे जो कि इस तरीके से इस घर में घुसे होंगे, वरना अब कोई आता नहीं है। संयम क्या होता है, सहनशीलता क्या होती है, ये अगर समझना है तो एक बार जरा कश्मीर में आइए, और कश्मीर में भी श्रीनगर मत आइए, यहाँ आइए जहां आतंकवाद का गढ़ रहा और अभी भी है आतंकवाद। वहां आपको समझ में आएगा कि क्या स्थितियां थी। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। कश्मीरी पंडितों की बात आपने दिल्ली में स्टूडियो में बैठकर लोगों से कई बार देखी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में क्या हुआ इसे दिखाने के लिए कश्मीर लेकर के पहुंचे। और मैं जिस जगह मौजूद हूं उस जगह को 23 मार्च 2003 की रात को पूरी दुनिया को हिला करके इस जगह ने रख दिया था। इस जगह एक नरसंहार हुआ था जिसमें 24 लोगों को मारा गया था, इसमें एक 2 साल का बच्चा भी था। और जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं ये वही जगह है जहां पर एक साथ लाइन में इन लोगों को बैठाया गया और उसके बाद गोलियों से भून दिया गया, बिल्कुल ठीक इसी जगह। वो घर जहां कभी बच्चे खेला करते थे आज वीरान पड़ा है। कई घर ऐसे हैं जिनकी दीवारों पर आज भी लिखा है कि ये मेरा घर है। खंडर में तब्दील हो चुके कई घर ऐसे भी हैं जहां ताले लटके हैं। ये जम्मू कश्मीर का नादीमर्ग गांव जो पूरी तरह सुनसान और वीरान हो चुका है, लेकिन यहां आज भी 24 कश्मीरी पंडितों और उनके परिवारों की चीख महसूस की जा सकती है। जैसे जैसे मैंने एक एक कपड़े को लाशों से ऊपर उठाना शुरू किया तो मैं ये हैरान रह गया कि उनके ऊपर जो फायरिंग हुई है वो फोरहेड से चिन तक थी, और यहाँ के नीचे एक भी गोली किसी के पास नहीं थी, मतलब नहीं लगी हुई थी। आधों का ये हिस्सा नहीं था, आधों का ये हिस्सा नहीं था, आधों का ये हिस्सा नहीं था। तो इन बिटवीन उसमें 2 बच्चे भी थे जो कि इन्होंने रखे थे इन्हीं लाशों के बीच में। तो एक बच्चे को मैंने देखा कि उसको कोई गोली नहीं लगी थी। तो जब मेरे अंदाज से कि माँ ने उसको मुंह पे हाथ रखे कि ताकि वो शोर न करे, लेकिन उस मुंह को बंद रखने के कारण उसकी सफोकेशन हुई थी। हमारे कैमरामैन इरफान उस वक्त यहाँ पर कवर करने के लिए आए थे 23 मार्च 2003 को। इरफान, क्या हालात थे उस वक्त यहाँ? उस टाइम ये जो आप ग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो नरसंहार हुआ था 24 लोगों का, जिनमें 11 महिलाएं थी, 11 मर्द और 2 बच्चे। ये कितने दुख की बात है कि आज देश में असहनशीलता पर बड़े बड़े बयान देने वाले बुद्धिजीवियों को नादीमर्ग में कश्मीरी पंडितों के घर पर लिखे ये शब्द दिखाई नहीं देते। इस घर में कुछ वक्त बाद शादी होने वाली थी और अब देखिए ये घर खंडर बन चुका है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। इस घर के अंदर चलते हैं और अंदर चलकर जरा देखते हैं कि कैसे एक हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ कागज पड़े हुए हैं, कुछ और सामान पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि शायद 12 साल बाद हम पहली बार ऐसे होंगे जो कि इस तरीके से इस घर में घुसे होंगे, वरना अब कोई आता नहीं है। वो सब लोग छोड़ करके चले गए, वो सारी चीजें छोड़ करके चले गए। रैना इज माई हाउस
और उसके साथ में इस घर में आप जहां देखिए वहां इस तरीके के बहुत खूबसूरत फूल आपको हर जगह, गुलदस्ते आपको हर जगह बने हुए नजर आएंगे। लेकिन घर इन तस्वीरों से, इन सिर्फ फूलों से नहीं बनता है। घर बनता है जब उसके अंदर हंसते खिलखिलाते चेहरे हों। आतंक ने 23 मार्च 2003 की रात नादिमर्ग में कई कश्मीरी पंडितों का घर उजाड़ दिया। क्या कभी देश की किसी हस्ती ने इस दर्द में आकर के आपको बांटने की कोशिश की कि भाई आपके साथ ऐसा है तो चलिए हम आपके साथ खड़े हैं? नहीं, कभी नहीं। मैं पिछले 22 साल से ग्राउंड जीरो पे हूँ। मैंने कभी किसी को, मैं मिलता रहता हूँ लोगों से, कभी किसी ने ये नहीं कहा चलिए आपके साथ आएंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि वो वापस आए, अगर यहाँ के लोग चाहते हैं वो वापस आए, तो दोनों कम्युनिटी के बीच में ग्राउंड लेवल पे, जैसे कि नादिमर्ग के इर्द गिर्द बहुत सारे मुस्लिम गांव हैं। अगर नादिमर्ग में वो वापस आना चाहते, जो यहाँ से पलायन करके गए, तो उनकी जो सिक्योरिटी होगी, वो सिक्योरिटी यहाँ का पुलिस वाला नहीं होगा, इंडियन आर्मी नहीं होगी, उनकी सिक्योरिटी मंजूर अहमद होगा। जब तक वो विजय कुमार और मंजूर अहमद के बीच में जो एक बॉन्ड था 89 से पहले, वो बॉन्ड जब तक फिर से नहीं होगा तब तक ये मुश्किल है। कभी बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजने वाला नादिमर्ग आज अकेला है, और ये जगह बताती है कि कैसे नेताओं ने, समाज ने या फिर पूरे देश ने नादिमर्ग के कश्मीरी पंडितों को अकेला छोड़ दिया। अब हम जिस जगह खड़े हैं वहां अंधेरा है, लाइट की कमी है, और दिक्कत यह है कि अब यहाँ लाइट का अरेंजमेंट करना भी मुश्किल है। लेकिन संजय जी, लोगों ने यहाँ पर भी छुपकर अपनी उस दिन जान बचाई। कैसे? 3 लड़कों ने, पता नहीं उनके दिमाग में कैसे ईश्वर की कृपा रही कि वो हर एक अपने अपने घरों में इस चिमनी के अंदर चले गए, अंदर ऊपर तक, ताकि अगर वो फिर से आए तो वो उनको दिखाई नहीं दे। देखिए, ऐसे बची थी लोगों की जान। इस तरीके से लोगों ने संयम रखा था। मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज इसी शब्द पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। संयम क्या होता है, सहनशीलता क्या होती है, ये अगर समझना है तो एक बार जरा कश्मीर में आइए, और कश्मीर में भी श्रीनगर मत आइए, यहाँ आइए जहां आतंकवाद का गढ़ रहा और अभी भी है आतंकवाद। वहां आपको समझ में आएगा कि क्या स्थितियां थी। ये आलीशान घर बताते हैं कि इन्हें कितनी हसरतों से बनाया गया, लेकिन अब इन घरों में वापस लौटने की कोई कश्मीरी पंडित हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसलिए क्योंकि वो अकेला है, इसलिए क्योंकि उसके हक के लिए कोई अपना अवार्ड या पुरस्कार नहीं लौटाता। जिस घर में, जिस कमरे में पैदा जो बच्चा होता है, जब उसकी माँ कहती है कि आपका जन्म इस कमरे में हुआ तो वो उनको कहाँ मिलेगा? अगर आप उनको 1 करोड़ रुपए भी देंगे, वो, क्योंकि जब वो अपने बच्चों से कहते हैं कि मैं इस कमरे में पैदा हुआ हूं, तो वो जो इमोशंस है वो तो। बस मेरा सवाल संजय जी वही है, उस इमोशन की कद्र कभी किसी ने की? नहीं, किसी ने नहीं की। सारे जो कहते हैं वो सिर्फ अपने दो होंठों को मिला के हिलाते रहते हैं, लेकिन दिल से किसी ने वो जो इमोशनल पेन है वो किसी ने आज तक, हमारी कम्युनिटी जो पर्टिकुलरली है, कभी किसी ने महसूस नहीं। चलिए, मेरा सवाल अब इस जगह से खड़े होकर के, वो जगह जो 2003 में आतंकवाद का गढ़ थी, हम जिस जगह खड़े हैं वहां नॉर्मल सी नहीं है पूरी तरीके से, यहाँ अभी भी डर और खौफ बना हुआ है। उस जगह से कश्मीरी पंडितों के इन घरों के अंदर से मैं पूछना चाहता हूं कि वो कश्मीरी पंडित जिसने इतना सब कुछ सहा, संयम के साथ सहा, क्या उसका ये संयम, टॉलरेंस देश के उन महान बुद्धिजीवियों को, उन महान साहित्यकारों को, उन महान फिल्मकारों और कलाकारों को कभी दिखाई नहीं दिया, या वो देखना नहीं चाहते? क्या आज यहाँ इस घर के हालात, इस कश्मीरी पंडित के हालात देखकर कल कोई साहित्यकार, कोई इतिहासकार, कलाकार, फिल्मकार अपना अवार्ड वापस करेगा? नहीं करेगा। इस इलाके में आतंकवाद ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है, लिहाजा अकेले रहने का मतलब भगवान भरोसे रहना है। वैसे यहाँ भगवान का क्या हाल है ये भी देख लीजिए। कश्मीरी पंडितों के इस गांव के आसपास मंदिर अब या तो बंद हैं या फिर टूटे पड़े। यहाँ एक ये मंदिर था, और ये मंदिर भी, अब इस मंदिर में मकड़ी के जाले हैं। मूर्ति कोई देखने पे भी एक मूर्ति है यहाँ पे, 2-3 मूर्तियां हैं यहाँ पे, लेकिन अंदर जाने की स्थिति नहीं है। एक बार इरफान थोड़ा सा अंदर दिखाइए। ये देखिए, उसके बाद से, उस हादसे के बाद से ये मंदिर भी अब धीरे धीरे खंडर की शक्ल में तब्दील होता जा रहा है। कुछ मूर्तियां अंदर रखी हुई हैं, लेकिन वो भी अब पहचानने में नहीं आ रही हैं अंदर से। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर अंधेरा
ज्यादा है, रोशनी बहुत कम है। नादिमर की इस असहनीय रिपोर्ट को दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ नादिमर की तस्वीर दिखाना नहीं था, बल्कि इसे बदलने का भी था। लिहाजा इस टूटे हुए शिवलिंग को इस उम्मीद के साथ खड़ा किया ताकि भविष्य में असहनशीलता पर भाषण देने वाले लोग पूरी सहनशीलता के साथ देश को जोड़ने की बात करें, न कि उसे तोड़ने की। कश्मीरी पंडितों के जख्मों की कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। अब मैं आपको कश्मीर के उन इलाकों में लेकर जाऊंगा जहां रहने वाले कश्मीरी पंडितों का आसरा ना तो कोई बुद्धिजीवी है, ना कोई साहित्यकार और ना ही कोई नेता। वहां रहने वाला एक एक कश्मीरी पंडित भगवान के सहारे जिंदगी जीने पर मजबूर है। अगर कश्मीरी पंडितों पर हमारी पहली रिपोर्ट असहनीय थी, तो यकीन मानिए आज कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा देखकर आप रात भर चैन से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि जब अपने ही देश में रहते हुए अपनी छत ना हो, अपने ही देश में 2 वक्त की रोटी के लिए खून के आंसू लाना पड़े, तो वो तकलीफ कैसी होती है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मार दिया गया। वक्त बदला, महीने गुजरे, साल गुजरे, मौसम बदले, लेकिन कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आज मैं आपको कश्मीर में उस घर में भी लेकर जाऊंगा जहां मेरा बचपन बीता। मेरे घर की दीवारों ने कश्मीरी पंडित होने का दर्द देखा है और महसूस भी किया है। बेचैन कर देने वाली ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे धरती के स्वर्ग में कश्मीरी पंडित नर्क जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमको कोई सहारा नहीं है इधर, हम बेसहारा है। हमने यहाँ खोया पाया कुछ नहीं है। यही तो हमारी बदकिस्मती है, जो ये नेता लोग हैं वो अपने घर में देते हैं भाषण। इस कश्मीरी पंडित के चेहरे की मुस्कान पर मत जाइएगा, क्योंकि उस मुस्कान के पीछे एक ऐसी बेचैन खामोशी छिपी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दुख इस बात का है कि 90 के दशक में हुए नरसंहार के बाद आज भी श्रीनगर में जितने भी बचे कुचे कश्मीरी पंडित हैं, उनकी जिंदगी किसी बदतर मौत से कम नहीं है। ये है भूषण लाल शाह, जो एक कश्मीरी पंडित है। एक जमाना था जब ये कश्मीर में सुख चैन की जिंदगी जी रहे थे। 90 के दशक में हुए नरसंहार के बाद इनका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी। आज एक कमरे के मकान में ये जिंदगी और मौत की पहेली सुलझाने को मजबूर है। भूषण जी, सबसे बड़ा सवाल तो आपसे पहला यही बनता है कि सब चले गए, आप रह गए। जी सर। कैसे रह गए? वो तो भगवान ही जानता हम कैसे रह रहे हैं। अब यही है, इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत खराब है, पॉलिटिकली भी हमारा कोई पूछता ही नहीं है, सोशली भी कट ऑफ है। अब वो अलग सोच रहे हैं बाहर वाले, हम अलग ख्याल के हैं। हमने यहाँ खोया ही पाया कुछ नहीं है। ये तो हुई एक परिवार की बात, लेकिन कश्मीर में बचे कश्मीरी पंडितों की सुबह की शुरुआत इस सोच से होती है कि क्या इन्हें इनका हक मिलेगा, और रात खत्म होती है आंसुओं के साथ। हम इकोनॉमिकली हम बहुत वीक हुए। हमारे जितने भी अपनी एक रिलेशन होती है वो कट गए उनसे। हम 96-97 तक यहाँ की गवर्नमेंट को, जो यहाँ की प्रदेश की गवर्नमेंट है, उनको ये भी पता नहीं था कि यहाँ पे कश्मीरी पंडित रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अवार्ड वापस करने से या प्रोटेस्ट करने से भाईचारा कायम नहीं रहता है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन देश को असहनशीलता पर प्रवचन देने वाले बुद्धिजीवियों को कश्मीरी पंडितों के बच्चों का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। शायद ये उनके एजेंडे में नहीं है। कोई नहीं, हमको यहाँ कोई किसी तरीके, किसी तरह की मदद नहीं है, कुछ नहीं है हमको।
हम यहाँ बेसहारा बैठे हुए हैं। जैसे कि मेरे भाई है, मेरे घर वाले हैं, मेरी देवरानी अंदर, इसके भाई हैं, वो भी बेचारे बेकार, कुछ नहीं है हमको, कुछ नहीं, किसी का सहारा नहीं है। ऐसे जैसे वो नौतवन होते हैं, किसी की टांग टूटे को जैसे भीख मांग रहे, कुछ नहीं हमारे लिए यहाँ पे। सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। हम जो सुबह कमाते हैं शाम को वही खाते, 2 रोटियां, और कुछ नहीं है। तो फिर ये नई पीढ़ी कैसे आगे? वही तो देखना है इसको, जो आया हमारा ये प्रधानमंत्री, कुछ कर दिखाओ। हमको कोई सहारा नहीं है इधर, हम बेसहारा हैं। सुबह शाम भगवान की पूजा करते हैं, मत ही कुछ देगा, रहे राम भगवान का, बस इतना हमको है। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके से कुछ दूर ही है 84 करण नगर, यानी अनुपम खेर का घर। 84 करण नगर, देखिए ये अनुपम खेर का पुश्तैनी घर है। अनुपम खेर को आपने सड़कों पर कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाते हुए देखा होगा। वो दर्द, वो टीस इसी घर की वजह से शायद रही होगी। बाकी कश्मीरी पंडितों के घर की तरह ये घर भी जर्जर हो चुका है। मकड़ी के जाले लगे हैं, गंदगी फैली है और एक अजीब सी खामोशी छाई है। मैंने बचपन के बहुत महीने इस घर में गुजारे हैं। ये मेरी मम्मी का घर था। घर की तो वही यादें जो किसी भी छोटे बच्चे की होती है, और उन यादों में जब टूटी हुई खिड़कियां हो, पुराना घर कंकाल की तरह हो, तो वो यादों को भी खचोटता है। हमारे को भगा दिया गया था। कुल मिलाकर कहें तो अनुपम खेर का ये घर कश्मीर के लाखों कश्मीरी पंडितों के दर्द का वो सारांश है जो आज भी काफी सहनशील है। देश में कुछ दिनों से संसद से लेकर सड़क तक सहनशीलता और असहनशीलता के मुद्दे पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। देश के कुछ बुद्धिजीवियों को असहनशीलता का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन देश हित की बात करने वाले ऐसे लोगों को अपने ही देश में पराये हो चुके कश्मीरी पंडितों की बेचैन जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। कश्मीरी पंडितों पर हमारी अगली रिपोर्ट देखने के बाद हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए और आप खुद को असहनशील महसूस करने लगे, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक तरफ हम आजाद होने का दावा करें और दूसरी तरफ हमारे अपने कश्मीरी पंडित आज भी गुलामों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर रहें। मैंने उसको उठाया और बुलाया, सतेज सतेज, मगर वो कुछ नहीं बोला। तो मगर हमें आज तक बॉडी का पता ही नहीं चला। किसी की जुबान काट दी गई, किसी की आंखों की रोशनी छीन ली गई, किसी को गोलियों से भून दिया गया। कार तो हम जाएंगे जरूर अपने देश, अपने मकान में। कश्मीर के अपने देश की मिट्टी में ही इधर उधर बिखर कर रह गए। 90 के दशक में जिन कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनकर शरणार्थी कैंप में जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, वो कश्मीरी पंडित आज भी अपने ही देश में पराये होने का दर्द महसूस कर रहे हैं। मैंने अकेले अपने भाई का क्रियाक्रम किया उस वक्त शूट एंड साइड में। हमने जुल्म की इंतहा देखी है सर। छोटा सा बच्चा बाजार निकला, उसको उधर से वापस नहीं आई। उधर से उसने यहाँ के खाना खा के निकले तो बाहर। मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ, जो बड़े लोग हैं कम से कम इन गरीबों को तो देखो, ये भी इंसान ही है। हम चाहते हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। कश्मीर क्यों नहीं जाए, वो हमारी माँ है। हम जाना चाहते हैं अपने घर, वापस तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। उसीलिए तो हम जिंदा बैठे हैं, नहीं तो हम कब के मर गए होते। यही एक आस दिल में है हमें कि नहीं, हमें एक दिन घर अपना वापस जाना है। बहुत दुख देखा हमने, अब नहीं हिम्मत है दुख देखने के। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक सिर्फ तारीखें बदली, अगर कुछ नहीं बदली तो कश्मीरी पंडितों
और कश्मीरी हिंदुओं की हालत। हजारों कश्मीरी पंडितों ने विस्थापितों की तरह बदहाली की जिंदगी जी है। चलिए चलते हैं उनके घरों में और समझते हैं सहनशीलता का, संयम का मतलब क्या होता है। ऐसे परिवारों से मिलते हैं जिनके परिवार के परिवार 90 के दशक में कश्मीर में हुए आतंकवाद में खत्म हो गए। क्या किसी ने कभी सोचा था कि हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राह पर चलने वाले, अहिंसा परमो धर्म का मंत्र पढ़ने वाले कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मार दिया जाएगा? तकलीफ जितनी कश्मीरी पंडितों की है उतनी ही आपकी, हमारी और उन तमाम बुद्धिजीवियों की है जो सहनशीलता पर प्रवचन तो देते हैं लेकिन सच का सामना नहीं करते। कश्मीर से विस्थापित होकर आए कश्मीरी पंडितों का हाल जम्मू में अभी भी बदतर बना हुआ है। आपको एक कॉल परिवार के पास लेकर के चल रहे हैं और जिस घर में हम बैठे हैं इस 2 कमरे के मकान में 3 परिवार रहते हैं। दीवार पर लटकी इस तस्वीर को देखिए। छोटी सी उम्र में यह कश्मीरी पंडित आतंक की भेंट चढ़ गया। इन कश्मीरी पंडित परिवारों से मिलिए जो कल तक एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन आज इनकी मजबूरी ने इन्हें एक परिवार बना दिया। इनकी तकलीफ को हम शब्दों की जंजीरों में नहीं बांध सकते। उसे समझने के लिए आज आपको इनका दर्द सुनना पड़ेगा। किसी भी बेकसूर को सजा मत दीजिए और जब सजा देनी है तो एक ही बार दीजिए। एक आदमी के साथ 10 आदमी मरते हैं सर। हमारे उस वक्त कुछ ये देखिए सर, इधर हम एक छोटा सा बच्चा बाजार निकला, उसको उधर से वापस नहीं आई। उधर से उसने यहाँ से खाना खा के निकले तो बाहर पता नहीं जुलूस में फंस गई, बेचारा मर गया। कौन था आपको? बेटा था सर। ये सर ये छोटे फोटो को बड़ी फोटो बनाई है सर। कितनी उम्र थी उस वक्त? ये 50 में पढ़ता था, 13 साल तक की उम्र थी सर। उसने हमने इतनी गरीबी देखी, किसी ने देखी नहीं। यहाँ आए, हम किराए के मकान, खाने के कुछ नहीं, हमने किराए पर। ये मुश्किल में इसने किसी ने दिलवाया इसको, मुश्किल ही में। हम 3 फैमिलियां उधर रहती है। यहाँ मेहमान आएंगे, इसके माता पिता आएंगे, मगर इधर जगह नहीं बैठने, हम शर्माते हैं, वो वापस निकलती है। जगह सोने की जगह है नहीं, कहाँ बैठेंगे वो? हमारे पास कोई शर्म ही नहीं दिखी। आप कोई इधर सोता है, कोई उधर सोता है। ये कोई इंसान है, कम से कम इंसान को कम से कम सर छुपाने के लिए जगह तो मिलनी चाहिए, वो भी हमें नहीं मिली। ये भी सर कैसे? आप 3 परिवार एक ही घर में किसी को पूछना है। यहाँ पर धर्म की बात है तो किसी ने हमारे साथ कुछ नहीं, हम पीछे गए हैं हर जगह से कसम से सर। कोई नेता कोई नेता कभी कुछ नहीं। हर हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ, जो बड़े लोग हैं कम से कम इन गरीबों को तो देखो, ये भी इंसान ही है। अगर किसी को रास्ते बंद होते हैं तो वो कुछ भी कर जाता है, फिर ये इंसान को पता होना चाहिए। कहानी यही खत्म नहीं होती। अपने देश में पराये होने की जिल्लत महसूस कर रहे इन कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं को सिस्टम की बेरुखी ने भी कहीं का नहीं छोड़ा। कश्मीरी हिंदुओं के लिए जम्मू में जो कॉलोनी बनाई गई, सरकार ने कॉलोनी तो बना दी, लेकिन उस कॉलोनी के हालात क्या हैं पहले एक नजर आप देख लीजिए। कॉलोनी जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है, मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये इमारत आपको कब फ्लैट मिला था आपको यहाँ पर? ये तो 40 साल पुराने लगती हैं, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं इसकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हुई। जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए जो घर बनाए गए, इससे अच्छा ना बनाए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। बारिश के दिनों में ये ऐसा ही लगता है कि आप बिना छत के रह रहे हैं। ऊपर से पानी आ रहा है, छत से पानी आ रहा है। ये देखिए कमरे की हालत, ये दीवार से आ रहा है पानी। इसके पाइपें जो अंदर से लगाए हैं वो लीकेज है, सबस्टैंडर्ड मटेरियल। हमने विजिलेंस को भी बताया है, क्राइम ब्रांच को भी बताया है, क्योंकि हम खतरे में हैं यहाँ। इसको ठीक किया जाए, इसको देखा जाए इसमें क्या लगाया है इन्होंने, क्या मटेरियल लगाया है। इमारत कभी भी गिर जाएगी ऐसे तो जिस तरीके की हालत है। लगभग सारी बिल्डिंगें गिरने वाले हैं 1-2 साल में। अगर ज्यादा बारिश आएगी, थोड़ा सा भूचाल ज्यादा आएगा तो ये सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगे। और ये खतरा खासतौर से यहाँ रहने वालों के लिए, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, नई पीढ़ी कश्मीरी पंडितों की जो कि इस बदहाली में जिंदगी बिता रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस देश में ना तो कोई नेता, ना ही कोई बड़ा साहित्यकार, इतिहासकार, फिल्मकार इन लोगों के लिए खड़ा हो रहा है। आप लोगों के लिए कभी किसी ने अवार्ड वापस किया क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बात हम कहना चाहते हैं कि
अगर हम मुसीबत में है, जो हमारे साथ हुआ है, उसके लिए भी अवार्ड वापस करने थे, हमारी भी आवाज़ उठानी थी, ताकि हमारे पास भी सरकार आती है, हमारा सरकार को भी पता चलता है कि कश्मीरी पंडित किस मुसीबत में है। इस बुजुर्ग महिला की आंखों में छिपी तड़प को महसूस कीजिए। ये कश्मीरी पंडित महिला कहना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन अपनी तकलीफ बताने के लिए शायद अब इनके पास शब्दों की भी कमी पड़ गई है। कोई मदद के लिए आ गया है आपकी? कोई नहीं आता आजकल, कौन आएगा मदद करने? कोई नहीं आता मदद करने। भगवान के समेत कोई नहीं, भगवान पे ही छोड़ा हमने। हम ऐसे भाग गए हैं, हमें पेके से भी बड़ा दुख देखा। भाई मार दिया उन्होंने, 7 गोलियां लगाई उन्होंने, तब हम भाग के आए। झोपड़पड़ी हमसे अच्छे है, झोपड़ी वाले हाँ हमसे अच्छे हैं झोपड़पड़ी। हमें ये 26 साल हर बार याद पड़ता, हम उनसे अच्छे हैं। उनके रंग देखो मकान में, अगर किराया देते 300-400, देखो उनका रंग मकान का। हमारा सरकार ने क्या दिया? ये टूटा फूटा खोपड़ी जैसे नाम के लिए। कश्मीरी पंडितों की ये दयनीय स्थिति देखकर एक सवाल जहन में आता है कि क्या किसी ने कभी सोचा था कि अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों के लिए उनका तिरंगा पराया हो जाएगा? और क्या किसी ने कभी यह सोचा था कि कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा के बावजूद हमारा देश शान से आजादी का जश्न मनाएगा? जरा सोचिएगा जरूर। कश्मीरी पंडितों की जिंदगी की हॉरर स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। कश्मीरी पंडितों पर हमारे इस खास कार्यक्रम की आखिरी रिपोर्ट में आज खुद एक कश्मीरी पंडित बताएगा कि आखिर देश के कुछ बुद्धिजीवियों के पास नहीं पहुंच पा रही। व्यर्थ के मुद्दों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे ये कुछ बुद्धिजीवियों को कश्मीरी पंडितों पर हमारी रिपोर्ट काम पर लगा देगी। तुमको सुनाई देती हैं बनावटी चीखें। खामोशियों का चीखना तो अभी बाकी है। फर्श पर अगर हक तुम्हारा है तो मेरा अर्श अभी बाकी है। भले लकीरें खींच दो तुम जमी पर, मगर मेरी जन्नत अभी बाकी है। मेरे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों, आपके अपने कश्मीरी पंडितों की कहानी अभी बाकी है। लाखों उम्मीदों से भरी इन मासूम आंखों को इनका जवाब आज तक नहीं मिला। गोलियों से छलनी इस घर का दरवाजा आज भी अपने कश्मीरी पंडितों का इंतजार कर रहा है। तुम जाएंगे जरूर अपने देश, अपने मकान में। रोती बिलखती माँ, बेटे को खोने वाला बाप, भाई को खोने वाली बहन, और न जाने ऐसे कितने कश्मीरी पंडितों की तड़पती आंखें आज भी पूरी सहनशीलता से उन लोगों का इंतजार कर रही हैं जो ये कहते हैं कि देश में असहनशीलता का माहौल है। लेकिन ऐसे बुद्धिजीवियों, नेताओं, साहित्यकारों और फिल्मकारों को इनकी गुस्से से भरी सहनशीलता दिखाई नहीं देती। नब्बे के दशक में जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उसका परिणाम आज भी कश्मीरी पंडितों की नई पीढ़ी भुगत रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हर मुद्दे पर सियासत करने वाले, छोटी से छोटी घटना पर अचानक कहीं भी पहुंच जाने वाले बड़े बड़े नेता कश्मीरी पंडितों के घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
21 मार्च 1997 को आतंक और दहशत की भेंट चढ़े इस भट्ट परिवार से मिलिए जो कश्मीरी पंडित है। ये वो तारीख थी जब कश्मीर में एक ही परिवार के 7 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। वक्त बदल गया, लेकिन कश्मीर के संग्रामपुरा में हुए नरसंहार के जख्म इनके शरीर पर आज भी ताजा हैं। पर्सन जो बचा है तो उसने ये स्टोरी हमें बताई थी, तो उन्होंने कहा था आप सोना ले लो, जितनी भी हमारे अगर कोई जमीन है, मकान है, ये सब आपके नाम है। उन्होंने कहा हमें क्या दे सकते हो, हमें बहुत कुछ मिला, आपकी उतनी औकात ही नहीं है जो आप कुछ दे सकते हैं। मगर मेरे ख्याल में संग्रामपुरा एक ही ऐसा केस है जिसको आज तक कभी भी नहीं उठाया गया। 21 मार्च 1997 को हुए नरसंहार के बाद तमाम नेताओं ने कैमरे वाली सहनशीलता दिखाई थी, लेकिन उस घटना के 18 साल बीत जाने के बाद आज तक किसी ने इनकी सुध भी नहीं ली। कोई सपोर्ट नहीं मिली है इस रिलेटेड। कभी भी कोई भी पर्सन नहीं आया जिसने कहा हो कि हम आपके साथ हैं, हम आपको लेके चलेंगे। ये श्रीनगर का शेखपुरा इलाका है, जहां मजबूरी में अपना घर छोड़कर आए कश्मीरी पंडित किसी तरह अपनी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद इन कश्मीरी पंडितों को इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। श्रीनगर शहर में अगर हम घूमें तो कश्मीरी पंडितों के घर हमें इक्का दुक्का दिखाई देते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के पास श्रीनगर में शेखपुरा एक ट्रांजिट कैंप तैयार किया गया है, जहां पर कुछ कश्मीरी पंडित रहते हैं। किस हालात में रहते हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है। अभी तो समझ लीजिए भिखारी नहीं होते, सूट बूट पहन के भिखारी बन गए, ऐसा ही है अंतर और कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब जमीन थी, सारा कुछ था हमारे पास, अब बस एक कमरा 2 कमरे दिए हुए हैं और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। अच्छा, हम ये बताना भी चाह रहे हैं लोगों को, जो बाकी लोग हैं देश को समझना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो लोग यहाँ रुके हुए हैं, जिस स्थिति में आप 90 से पहले थे, क्या आज खुद को उतना सुरक्षित क्या? नो सर, कभी नहीं, कुछ नहीं, 0% भी नहीं। कश्मीरी पंडितों की जो स्थिति थी वो पूरी दुनिया को पता थी, देश में सबको पता थी। तो कोई आदमी कभी साथ में आके खड़ा हुआ मजबूती के साथ कि नहीं भैया मैं आपके साथ रहूंगा, आपको आपका हक दिला के रहूंगा? किसी ने बात नहीं, ऐसा आज तक कोई नहीं आया, किसी ने पंडितों का सोचा ही नहीं। शायद हम लोग उनको मदद करने से कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं मिल रहा, हमसे फर्क नहीं पड़ रहा उनको, इसलिए हमारे पास नहीं आ रहे। एक कश्मीरी पंडित ने अपने साथ हो रही ज्यादती के पीछे का सच आज आपके सामने रख दिया। इसमें कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि वाकई कश्मीरी पंडित हमारे देश के सहनशील नेताओं के लिए वोट बैंक नहीं है। इसीलिए इनकी मदद करना तो दूर, कोई इनके बारे में सोचकर अपना अवार्ड भी नहीं लौटाता। कश्मीरी पंडितों के दर्द को कुछ शब्दों में समेटने की कोशिश की जाए तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि औंधे मुंह सोने दे दुनिया, मेरी नींद अभी बाकी है। जायदाद तुम रखो कब्रों में, माँ की गोद अभी बाकी है। फूलों को तुमने मसला है तो क्या, मेरी खुशबू अभी बाकी है। कैमरामैन मानिक के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया। आपने देखा कि भारत में कश्मीरी पंडित होने का मतलब क्या है। इस परिभाषा को समझने के लिए थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हमारी इस कोशिश के बाद देश में कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। जय हिंद।